क्या आपने कभी सोचा है कि उस रात असल में हुआ क्या था? आरएमएस टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो 100 साल बाद भी लोगों के जहन में एक ही सवाल छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी घमंड का अंजाम था। आखिर कैसे डूबा वो जहाज जिसे डूबना ही नहीं था? 14 अप्रैल 1912 की रात, एक अंधेरी, सर्द और शांत रात। नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे समुंदर में दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज एक बर्फीले तूफान से टकराता है एंड फिर शुरू होती है वो त्रासदी जो आज भी मैरीटाइम हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजास्टर में गिनी जाती है। टाइटैनिक कोई आम जहाज नहीं था, ये एक सिंबल था इंसानी एम्बिशन का, टेक्नोलॉजी पर विश्वास का और उस दौर की एक लैविश लाइफस्टाइल का। 1909 से 1912 तक इसे बेलफास्ट के हार्लैंड और वुल्फ शिपयार्ड में तैयार किया गया व्हाइट स्टार लाइन की कंपनी ने इसे बनाया था और दुनिया को बताया गया ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। सोचिए, जब किसी चीज को दुनिया ये कहे कि ये अविनाशी है तो उस पर भरोसा करने वाले कितने होंगे। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के लिए। कुल 2224 लोग इस जहाज पर सवार थे, जिसमें अमीरों की ऊंची सोसाइटी के लोग भी थे और गरीबों की उम्मीदें लेकर चलने वाले भी। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो उस जमाने की सामाजिक असमानताओं का आईना भी था। फर्स्ट क्लास में शानदार स्वीट्स, प्राइवेट डेक्स, इंपोर्टेड अल्कोहल और थर्ड क्लास में तंग क्वार्टर्स, बेसिक खाना और एक सपना, अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने का। लेकिन इस सपने को किसी की नजर लग चुकी थी 14 अप्रैल की रात, जब जहाज अपने सफर के चौथे दिन में था। तब वो एक ऐसे आइसबर्ग से टकराया जो रेडर सिस्टम्स की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अवॉइड नहीं किया जा सका। आगे क्या हुआ वो हम आगे चलकर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरी कहानी में सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, इसमें इंसानी भूल है, टेक्नोलॉजी का घमंड है, सोशल डिवाइड की हकीकत है और एक सवाल जो आज भी रेलेवेंट है, क्या हम आज भी वैसी ही गलतियां दोहरा रहे हैं? बस अलग पैकेजिंग में इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। वो कौन लोग थे जो टाइटैनिक में सवार थे, वो रात कैसी थी जब ये जहाज डूबा और कैसे इस एक हादसे ने दुनिया भर के समुद्री रूल्स को बदल कर रख दिया। ये कहानी है एम्बिशन की, लालच की, इंसान की नाजुकता की और एक ऐसे जहाज की जो कभी नहीं डूबने वाला था लेकिन फिर भी डूब गया। टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है। अब टाइटैनिक ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक तैरता हुआ समाज था और उस समाज में हर तबके के लोग मौजूद थे, अमीर, मध्यम वर्ग और वो गरीब जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर अमेरिका जाना चाहते थे। लेकिन अफसोस, इस सपने की कीमत कितनी भारी थी इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की। यहाँ सवार थे उस दौर के सबसे अमीर लोग जैसे जॉन जेकब एस्टर आइवी, जो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, और एक नाम जिसे आप शायद पहचानते हैं, मार्गरेट मॉली ब्राउन। जी हाँ, वही मॉली ब्राउन जिसे बाद में दुनिया ने द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन कहा। क्यों? क्योंकि जब दूसरे लोग घबरा रहे थे, मॉली ब्राउन शांत थी। वो न सिर्फ लाइफ बोट्स भरवाने में मदद कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी नाव वापस मोड़ने की बात भी की ताकि और लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सोचिए, क्या बाकी लोग भी उनकी तरह सोचते थे? नहीं, क्योंकि डर ने दिमागों पर कब्जा कर लिया था। लोगों ने कहा अगर नाव पलट गई तो और उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अब बात करते हैं सेकंड क्लास और थर्ड क्लास पैसेंजर्स की। सेकंड क्लास में ज्यादातर लोग थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और थर्ड क्लास वहाँ थे इमिग्रेंट्स, यूरोप से आए हुए किसान, मजदूर और वो लोग जिनके पास सिर्फ एक सपना था, अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का। इन लोगों के लिए टाइटैनिक एक मौका था, पर अफसोस यही मौका उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गया। जैसे ओलाउ सेबेल्सेथ, एक नॉर्वेजियन किसान, उसने अमेरिका में जमीन खरीदने का सपना देखा था, लेकिन टाइटैनिक के मेज जैसे रास्तों में वो लोग उलझ गए। सोचिए, जब टाइटैनिक डूब रहा था, फर्स्ट क्लास को लाइफ बोट्स तक जाने का साफ रास्ता था, लेकिन थर्ड क्लास, उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि लाइफ बोट डेक है कहाँ। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो इस सामाजिक असमानता को साफ उजागर करते हैं। समूह कुल लोग बचे। सर्वाइवल रेट फर्स्ट क्लास 325, 200, 62%, सेकंड क्लास 285, 117, 19%, थर्ड क्लास 710, 1800, 70, 25% क्रू, 900, 41, 938%। अब जरा ध्यान दीजिए, जहां फर्स्ट क्लास का सर्वाइवल रेट 62% था, वहीं थर्ड क्लास सिर्फ 25% और सबसे बुरा हाल हुआ क्रू का, जिनमें से सिर्फ 21% ही बच पाए, क्योंकि कई क्रू मेंबर्स आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाते रहे। अब एक और कहानी जो आपको हैरान कर सकती है, टाइटैनिक के म्यूजिशियंस की। जब सब तरफ केओस था, लोग चिल्ला रहे थे, तब ये म्यूजिशियंस वायोलिन्स और सेलो बजा रहे थे। सवाल उठता है, क्यों? शायद इसलिए कि डर को कम किया जा सके, पैसेंजर्स को शांत रखा जा सके, या शायद इसलिए कि वो अपनी आखिरी सांस तक भी दूसरों की मदद करना चाहते थे। क्या आप ऐसी हालत में भी संगीत बजा सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन वो करते रहे। अब सवाल आता है, ये सब हुआ तो जिम्मेदार कौन था? टाइटैनिक को बनाया था हार्लैंड एंड वुल्फ ने, बेलफास्ट बेस्ड शिपयार्ड, और इसे चलाया था व्हाइट स्टार लाइन नाम की ब्रिटिश शिपिंग कंपनी। इनके कंपटीशन में थे कुनार्ड लाइन,
जैसे राइवल्स व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक को अनसिंकेबल बताया, लेकिन क्या उन्होंने सेफ्टी को उतनी ही अहमियत दी? क्योंकि टाइटैनिक में लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए थे, जबकि जहाज पर थे 2224 लोग। यहाँ एक और नाम आता है मर्कोनी कंपनी, जिन्होंने रेडियो सेटअप दिया था जिससे डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए। और फिर था लॉयड्स ऑफ लंदन, जिसने इस जहाज का इंश्योरेंस किया था। टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बाद इन सभी कंपनियों की जांच हुई और व्हाइट स्टार लाइन की रेपुटेशन पूरी तरह डूब गई। 15 अप्रैल की सुबह जब टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था, तब बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया आरएमएस कारपैथिया नाम के जहाज से। कारपैथिया ने सर्वाइवर्स को 18 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचाया, जहां पहले से मीडिया खड़ी थी। सवालों की बौछार लिए हुए दुनिया शॉक में थी। 1500 से ज्यादा मौतें, थर्ड क्लास के लोग सबसे ज्यादा मारे गए, लाइफ बोट्स की संख्या कम, इवैक्यूएशन में क्लास बेस्ड डिस्पैरिटी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइटैनिक का घमंड उसकी मौत की वजह बना? टाइटैनिक की ट्रेजेडी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये उस समाज की भी कहानी है जो अमीरों को बचाता है और गरीबों को भूल जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जहां हम उस रात की हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। टाइटैनिक आइसबर्ग से कैसे टकराया, क्या हुआ जहाज के अंदर, और कौन थे वो लोग जिन्होंने आखिरी सांस तक दूसरों की जान बचाई। कभी आपने सोचा है जब एक इतना बड़ा जहाज डूबता है तो क्या होता है? क्या वो एक झटके में समुद्र में समा जाता है, या हर मिनट के साथ डर, अफरा तफरी और मौत का एक नया चेहरा सामने आता है? टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से फ्रांस के चरबोग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकते हुए। इसका अंतिम लक्ष्य था न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल को दिन भर टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मिले, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी मैसेज कप्तान या ब्रिज तक नहीं पहुंचाए गए। कुछ वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड नहीं थे और कई बार क्रू बिजी था लग्जरी टेलीग्राम्स भेजने में। अब सोचिए, टाइटैनिक को दुनिया का सबसे एडवांस्ड जहाज कहा जा रहा था, लेकिन इतना बेसिक कम्युनिकेशन गैप उसकी तबाही का रीजन बन गया। रात के 11:40 पर टाइटैनिक ने आइसबर्ग से टक्कर मारी। जहाज उस वक्त लगभग 22 नॉट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। लुकआउट्स को आइसबर्ग दिखा, लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट, उनके पास दूरबीन नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज में बंद थे और चाबी किसी और के पास थी जो सफर से पहले ही उतर चुका था। अब सोचिए, टाइटैनिक जैसे जहाज पर एक छोटी सी चाबी और उसका न मिलना बन गया एक बहुत बड़ी वजह। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को डैमेज कर दिया और जहाज का स्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी आता तो वो फिर भी बच जाता, लेकिन 5 कंपार्टमेंट्स, दैट वाज अ डेथ सेंटेंस। टक्कर के बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और क्रू ने इवैक्यूएशन का आदेश दिया, लेकिन एक और शॉक, टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स थे जो सिर्फ 1178 लोगों के लिए काफी थे, जबकि जहाज में थे 2224 लोग। मतलब शुरुआत से ही तय था कि आधे से ज्यादा लोग मरेंगे और जो लाइफ बोट्स थे उन्हें भी पूरी कैपेसिटी में नहीं भरा गया। उदाहरण के लिए लाइफ बोट 7 जिसमें 65 लोगों की जगह थी, पर भेजा गया सिर्फ 27 लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि पैनिक फैला हुआ था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले निकाला जा रहा था। बाकी लोग कंफ्यूजन में थे कि जहाज डूब भी रहा है या नहीं। कुछ लोगों ने तो बिलीव ही नहीं किया कि टाइटैनिक जैसा जहाज डूब सकता है। रात के 2:20 टाइटैनिक फाइनली समुद्र में समा गया। गवाहों के मुताबिक जहाज पहले आगे की तरफ झुका, फिर बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। M2 कभी आपने सोचा है जब एक इतना बड़ा जहाज डूबता है तो क्या होता है? क्या वो एक झटके में समुद्र में समा जाता है, या हर मिनट के साथ डर, अफरा तफरी और मौत का एक नया चेहरा सामने आता है? टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से फ्रांस के चरबोग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकते हुए। इसका अंतिम लक्ष्य था न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदल गया। 14 अप्रैल को दिन भर टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मिले, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी मैसेज कप्तान या ब्रिज तक नहीं पहुंचाए गए। कुछ वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड नहीं थे और कई बार क्रू बिजी था लग्जरी टेलीग्राम्स भेजने में। अब सोचिए, टाइटैनिक को दुनिया का सबसे एडवांस जहाज कहा जा रहा था, लेकिन इतना बेसिक कम्युनिकेशन गैप उसकी तबाही का रीजन बन गया। रात के 11:40 पर टाइटैनिक ने आइसबर्ग से टक्कर मारी। जहाज उस वक्त लगभग 22 नॉट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। लुकआउट्स को आइसबर्ग दिखा, लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट, उनके पास दूरबीन नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज में बंद थे और चाबी किसी और के पास थी जो सफर से पहले ही उतर चुका था। अब सोचिए, टाइटैनिक जैसे जहाज पर एक छोटी सी चाबी और उसका न मिलना बन गया एक बहुत बड़ी वजह। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को डैमेज कर दिया और जहाज का स्ट्रक्चर ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी आता तो वो फिर भी बच जाता, लेकिन 5 कंपार्टमेंट्स, दैट वाज अ डेथ सेंटेंस। टक्कर के बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और क्रू ने इवैक्यूएशन का आदेश दिया, लेकिन एक और शॉक, टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स थे जो सिर्फ 1178 लोगों के लिए काफी थे, जबकि जहाज में थे 2224 लोग। मतलब शुरुआत से ही तय था कि आधे से ज्यादा लोग मरे और जो लाइफ बोट्स थे उन्हें भी पूरी कैपेसिटी में नहीं भरा गया। उदाहरण के लिए लाइफ बोट 7
जिसमें 65 लोगों की जगह थी, पर भेजा गया सिर्फ 27 लोगों के साथ। क्योंकि पैनिक फैला हुआ था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को पहले निकाला जा रहा था M2। बाकी लोग कंफ्यूजन में थे कि जहाज डूब भी रहा है या नहीं। कुछ लोगों ने तो बिलीव ही नहीं किया कि टाइटैनिक जैसा जहाज डूब सकता है। रात के 2:20 टाइटैनिक फाइनली समुद्र में समा गया। गवाहों के मुताबिक जहाज पहले आगे की तरफ झुका, फिर बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और फिर तेजी से नीचे गया। टाइटैनिक 12,500 फीट नीचे समुद्र की गहराइयों में जा गिरा। डूबने के 1 घंटे बाद करीब 3:30 पर RMS कारपैथिया नाम का जहाज मौके पर पहुंचा। उसने 705 सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया। बाकी सब ठंडे समुद्र में डूब चुके थे या -2 डिग्री सेल्सियस पानी में। हाइपोथर्मिया से मारे गए ज्यादातर लोगों की मौत 15 मिनट के अंदर हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका शरीर उस ठंड को सहन नहीं कर सका। टाइटैनिक डूबा था एक जगह जिसे कहा जाता है आइसबर्ग एली, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। उस दिन मौसम भी साफ था, समुंदर भी शांत था और यही शायद सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि काम सी ने आइसबर्ग की पहचान और मुश्किल कर दी। कोई लहरें नहीं थीं जो उस आइसबर्ग से टकरा कर आवाज करें, कोई तूफान नहीं था जो उसे देखने में मदद दे। बस एक ठंडा शांत समुंदर और एक छुपा हुआ कत्ल। अब कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। बैंड की बहादुरी। जब टाइटैनिक डूब रहा था और हर तरफ चीखें थीं, तब जहाज का म्यूजिकल बैंड बजाता रहा। कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी बार नियर माई गॉड टू दी या एटम बजाया। जरा सोचिए, अपनी मौत सामने देखकर भी लोगों को शांति देने के लिए वो संगीत बजाते रहे। SS कैलिफोर्नियन की चुप्पी। टाइटैनिक के पास ही एक और जहाज था। SS कैलिफोर्नियाई टाइटैनिक ने जब डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे तो वो उसे देख रहा था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में इंक्वायरीज में इसे टाइटैनिक ट्रेजेडी का सबसे दुखद हिस्सा माना गया। व्रेक की डिस्कवरी, टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला। रॉबर्ट बैलार्ड नाम के ओशनोग्राफर ने खोजा। ये खोज टाइटैनिक की असलियत को दुनिया के सामने लाया। जहाज 2 टुकड़ों में था और उसके आसपास हर चीज वैसे ही पड़ी थी जैसे 1912 में छूटी थी। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक डूबते जहाज की नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है जिन्हें बदला जा सकता था। उन लोगों की कहानी है जो बच सकते थे और उन बहादुरों की कहानी है जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बान कर दी। आप क्या सोचते हैं, अगर वार्निंग्स को सीरियसली लिया गया होता, अगर दूरबीन होते, अगर लाइफ बोट्स ज्यादा होते, क्या आज टाइटैनिक एक टूरिस्ट शिप होती, न कि एक वार्निंग सिंबल? कभी आपने सोचा है एक जहाज डूबने से पूरी दुनिया के समुद्री रूल कैसे बदल सकते हैं? टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था पूरी मानवता के लिए। जहाज डूब गया, 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उनकी मौतें बेकार नहीं गई, क्योंकि उसी हादसे ने वो बदलाव लाए जिनकी वजह से आज हम हवाई जहाजों में, क्रूज शिप्स में या रेल में कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। टाइटैनिक की मौत के सिर्फ 2 साल बाद 1914 में सोलस सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी की शुरुआत हुई। एट सी नाम का एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया। इस कानून ने कुछ बेहद जरूरी बदलाव लागू किए। हर पैसेंजर के लिए लाइफ बोट अनिवार्य, रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स, 24 घंटे एक्टिव रेडियो ऑपरेटर्स, बैकअप पावर सिस्टम, हर जहाज पर जरूरी। अब सोचिए, टाइटैनिक में जब दुर्घटना हुई तो रेडियो ऑपरेटर थककर सो चुका था। आज अगर कोई समुद्री जहाज सफर पर निकले तो उसकी हर सेकंड की निगरानी होती है। टाइटैनिक के बिना शायद ये सब ना होता। टाइटैनिक की टक्कर जिस आइसबर्ग से हुई थी वो नॉर्थ अटलांटिक के आइसबर्ग एली में था। इस जगह पर हर साल सैकड़ों आइसबर्ग्स तैरते हैं और उनका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई, जो आज भी अमेरिका और कनाडा मिलकर चलाते हैं। वो लगातार सैटेलाइट और सर्वेलेंस शिप्स के जरिए ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई और टाइटैनिक ना हो। टाइटैनिक के रेक के बाद से अब तक उस जैसे किसी जहाज की आइसबर्ग से टक्कर नहीं हुई है। टाइटैनिक का एक और दुखद पहलू था। नियर बाई जहाज SS कैलिफोर्निया को सिग्नल मिला था, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर भी कुछ देर के लिए बंद कर चुका था। इसका सीधा असर पड़ा और बना रेडियो एक्ट ऑफ 90-12। अब हर जहाज पर कांस्टेंट रेडियो ऑपरेटर होना जरूरी है। बैकअप पावर भी अनिवार्य है ताकि डिस्ट्रेस सिग्नल कभी बंद ना हो। SOS सिग्नल को हर जहाज तुरंत रिस्पॉन्ड करे, ये अनिवार्य किया गया। टाइटैनिक ने सिखाया, कम्युनिकेशन अगर वक्त पर हो तो जानें बचाई जा सकती है। टाइटैनिक अब सिर्फ एक डूबी हुई जहाज की कहानी नहीं, ये बन चुका है एक सिंबल एक्सेस, ओवर कॉन्फिडेंस, क्लास इनइक्वालिटी और मानवीय जज्बे का। 1997 में जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक ने दुनिया को फिर से वो दर्द, वो रोमांस और वो रियलिटी दिखाई जो किताबों में छिपी थी। मॉली ब्राउन की कहानी हो या क्रू का संघर्ष, सब कुछ आज म्यूजियम्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एग्जीबिशंस का हिस्सा है। बेलफास्ट में बना टाइटैनिक म्यूजियम, हर साल लाखों लोग देखते हैं वहाँ। जहाज के एक्चुअल ब्लूप्रिंट्स और सर्वाइवर्स की चीजें आज भी मौजूद हैं। टाइटैनिक ने एक एथिकल डिबेट को जन्म दिया। संकट में अमीरों को पहले क्यों निकाला जाता है? महिलाओं और बच्चों को प्रेफरेंस देना कितना न्याय संगत है? टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड फेथ क्यों इतना खतरनाक हो सकता है? टाइटैनिक ने हमें 3 बड़ी सीखें दी।
टेक्नोलॉजी पर अंधा भरोसा मत करो। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया और उसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे डुबा दिया। आज हम एआई, एयरप्लेन्स और न्यूक्लियर पावर पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में प्रिपेयर्ड हैं किसी फेलियर के लिए? सेफ्टी और ड्रिल सिर्फ नियम नहीं है, वो जरूरी है। आज अगर फ्लाइट में इमरजेंसी ड्रिल होती है या क्रूज में लाइफ बोट प्रैक्टिस होती है तो वो टाइटैनिक की वजह से है। सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी संकट के समय और नंगी हो जाती है। टाइटैनिक में थर्ड क्लास पैसेंजर्स को रास्ता तक नहीं बताया गया। लाइफ बोट्स तक जाने का आज भी अगर हम रिफ्यूजी कैंप्स या अर्थक्वेक जोन्स या फ्लड रेस्क्यू देखें, वहाँ अक्सर गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। अब सवाल उठता है, हम और आप क्या कर सकते हैं? टाइटैनिक के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज देखें, पढ़ें, समझें। म्यूजियम्स जाएं जैसे टाइटैनिक बेलफास्ट या लक्सोर, टाइटैनिक एक्सहिबिट यूएस। ओशन कंजर्वेशन और अंडर वाटर हेरिटेज को सपोर्ट करें। सेफ्टी को हर जगह सीरियस लें, फ्लाइट्स हों या शिप्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए, तो उसे याद रखना जरूरी है। टाइटैनिक डूबा, लेकिन उसकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। वो लेसन्स जो हमने सीखे वो सिर्फ समुद्र के लिए नहीं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में रेलेवेंट है। क्या आप अगली बार जब किसी फ्लाइट में सेफ्टी अनाउंसमेंट सुने तो ध्यान देंगे क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अगर टेक्नोलॉजी फेल हो जाए? टाइटैनिक का जवाब शायद यही है। तुम भूल सकते हो पर इतिहास नहीं भूलता। टाइटैनिक की कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह हादसा हमारे आज के समाज की भी एक परछाई है? सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया, वो सिर्फ 2 घंटे में समंदर की गहराइयों में समा गया। इतिहास ने हमें क्या बताया कि जब हम इंसान अपने घमंड में ये सोच लेते हैं कि अब हम पर कुछ हावी नहीं हो सकता, वहीं से शुरुआत होती है। हमारी सबसे बड़ी हार की टाइटैनिक सिर्फ एक तकनीकी फेलियर नहीं था, ये मानव अहंकार, ह्यूमन एरोगेंस, समाज की असमानता, सोशल इनजस्टिस और सिस्टम की लापरवाही, सिस्टेमिक फेलियर का संगम था। लेकिन क्या आपने कभी अगर आज टाइटैनिक जैसी कोई और दुर्घटना हो जाए तो क्या हम वाकई बेहतर हैं? क्या हर यात्री को बचाने की प्लानिंग है? क्या हम अब क्लास या स्टेटस देखकर जान नहीं बचाते? क्या हमने टेक्नोलॉजी को अपना भगवान तो नहीं बना लिया? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं लेकिन जरूरी है। टाइटैनिक ने हमें एक मौका दिया सीखने का, समझने का और बेहतर बनने का। अगर आप इस वीडियो को देखकर बस एक पुरानी कहानी के तौर पर देखें तो शायद हम वो मौका गंवा देंगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे की असली सीख को समझें तो आप न सिर्फ एक जागरूक इंसान बनेंगे बल्कि एक ऐसा समाज बनाने में मदद करेंगे जहां किसी और को टाइटैनिक जैसी कीमत ना चुकानी पड़े। कभी कभी डूबने वाली चीजें ही हमें सबसे गहरी बातें सिखा जाती हैं। टाइटैनिक डूब गया पर उसके सबक आज भी तैर रहे हैं। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? थैंक यू, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। इस वीडियो को बनाने में मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था और अब ये आपके पास पहुंची है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या कहीं कुछ कमी रह गई हो। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस अवेयरनेस से जुड़ सकें। एक बार फिर धन्यवाद और इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए भी।